हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा पशु परिचय की परीक्षा के लिए पार्ट बी की क्लास लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखेगा। मैं लगातार आपको पशु परिचय के लिए बहुत सारी क्लासेस करवा चुका हूँ। अभी अपने काफ़ी दिनों से बीच में गैप रह गया था। मैं अब से वापस से रेगुलर क्लासेस लेके आने का प्रयास करूंगा, तो आप कंटिन्यू चैनल के साथ में बने रहिए और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा। आज की क्लास शुरू करते हैं। पार्ट बी के ऊपर जो क्लास है 45 नंबर वाली क्लास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। गायों और घोड़ों में विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण है। विटामिन ए, गाय और घोड़े या फिर किसी भी जानवर की बात आ जाए, यहाँ पे गाय और घोड़ों को भी छोड़ दें या फिर किसी भी जानवर की बात करें अपन, तो गाय और घोड़े इस क्वेश्चन में दिया गया है। विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण क्या है, उनके अंदर क्या अपने को परिवर्तन दिखाई देंगे, तो ये आपको बताना है। कॉपियस लेक्रीमेशन लेक्रीमेशन कॉपियस लार, जेरोफ्थेल्मिया या रतौंधी, क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहले देखिए, विटामिन ए किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। किससे संबंधित बात हो रही है? ये आंख, मतलब किसके ऊपर प्रभाव दिखाएंगे? उनकी आंख के ऊपर प्रभाव दिखाई देगा अपने को। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। आंख की बात हो रही है, रेटिना होता है आंख में, तो आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। रेटिना से रेटिनॉल, रेटिना से रेटिनॉल, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। तो विटामिन ए आंख से संबंधित है, रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग? प्रारंभिक लक्षण में अपने को रतौंधी रोग, आंख से दिखना कम होना शुरू हो जाता है उसको, तो उसको बोलेंगे रतौंधी रोग। उसको क्या बोलते हैं? रतौंधी रोग। रात के समय में उसको बहुत कम अच्छे से दिखाई देख पाएगा, उसको बोलेंगे रतौंधी रोग। चाहे गाय घोड़ा हो, चाहे कोई और पशु का नाम दे दे आपको, ऊंट दे दे, बैल दे दे, बकरी दे दे, कुछ भी दे दे, विटामिन ए की कमी होगी तो आपको याद रखना है रतौंधी रोग उसमें देखने को मिलेगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से प्रारंभिक लक्षण में दिखाई देगा। अब जीरोफ्थेल्मिया की बात हो रही है, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये भी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में क्या होता है? जीरोफ्थेल्मिया में आंख शुष्क हो जाती है। क्या हो जाती है? आंख शुष्क, ड्राई हो जाती है। ड्राई आइस जिसको बोला जाता है, ड्राई आइस, जैसे आजकल ये मनुष्य में भी देखने को मिलती है। आंख शुष्क हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है? आंख शुष्क। ये सारे रोग मनुष्य में भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। रतौंधी रोग भी मनुष्य में भी होता है और जीरोफ्थेल्मिया भी मनुष्य में हो सकता है। तो जीरोफ्थेल्मिया में आंख शुष्क हो जाती है, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं। ज्यादा फोन वगैरह यूज करने से या फिर ज्यादा अपने को बाहर रहने से, मिट्टी वगैरह ज्यादा आंखों में गिरने से शुष्क आंखें शुष्क हो जाती है। मनुष्य की भी हो सकती है ये, जिसको जीरोफ्थेल्मिया रोग दिया गया है। और रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से प्रारंभिक लक्षण के रूप में रतौंधी रोग दिखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय और भैंस की औसत आयु कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बताइएगा, गाय और भैंस की औसत उम्र कितनी होती है? 16 से 18 वर्ष, 20 से 23 वर्ष, 23 से 25 वर्ष या 25 से 28 वर्ष? इसको आपको सीधा याद रखना है, 20 से 23 वर्ष। गाय और भैंस की औसत उम्र कितनी होगी? 20 से 23 वर्ष। ये एवरेज आयु के ऊपर बात की जा रही है, किसी की ज्यादा या फिर किसी की से कम भी हो सकती है। ये औसत आयु की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइंस के अंदर भी आ सकता है और पशुओं से संबंधित भी आ सकता है, क्योंकि पशुओं में भी यही हार्मोन का स्त्राव होता है। और साइंस के अंदर क्लास के अंदर देखेंगे तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वहां पे भी अपने यूज किया जा सकता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है? अंडाशय ग्रंथि द्वारा, अधिवक्र, पिट्यूटरी या थायराइड? इसका सेंस का अंडाशय ग्रंथि द्वारा। अंडाशय मतलब ओवरी, अंडाशय ग्रंथि द्वारा मतलब ओवरी ग्लैंड के द्वारा, ओवरी ग्लैंड के द्वारा ये स्त्रावित होने वाला हार्मोन होता है। अब ये हार्मोन ओवरी मतलब अंडाशय से हो रहा है, मतलब किस में होगा? ये मादाओं में होगा। किस में होगा? मादाओं के अंदर स्त्रावित होने वाला। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मादाओं में जैसे गाय में या फिर भैंस के अंदर। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे बकरी के अंदर, बकरा नहीं होगा बकरी, जैसे गाय बैल नहीं होगा, किस में होगा? गाय के अंदर होगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादाओं के द्वारा, मतलब कोई भी मादा पशुओं के द्वारा अंडाशय से स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब इसका काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो मादा है, मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, मतलब जो मादाओं के खुद के लक्षण होते हैं जो पुरुषों में नहीं देखने को मिल सकते, उन लक्षणों का विकास करना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य होता है। जैसे ये पुरुषों में और महिलाओं में भी इसी प्रकार से बात हो सकती है। तो ये महिलाओं के अंदर भी स्त्रावित हो सकता है। अगर मनुष्यों में बात करें तो ये महिलाओं के अंदर भी स्त्रावित होने वाला हार्मोन है। जैसे महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे आवाज का पतली होना और बालों का उगना शरीरों के ऊपर, तो इस प्रकार से अपन ये देख सकते हैं महिलाओं के आवाज सुरीली होना और साथ साथ में तेलीय ग्रंथियों का विकास होना, ये सभी क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण है जो सिर्फ महिलाओं में ही देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी का इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो ये महिलाओं के लक्षण है। तो ये अंडाशय से स्त्रावित होने वाला हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। अंडाशय से स्त्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मिल्क फीवर, इसको दुग्ध ज्वर भी बोलते हैं, इसको दुग्ध ज्वर भी बोला जाता है। इसकी जगह आपको दुग्ध ज्वर देखने को मिले तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को ही मिल्क फीवर बोलते हैं। इसमें फीवर, देखिए ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो इसको क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि फीवर में अपन सोचते हैं तापमान बढ़ेगा, लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा होता है, सामान्य से कम। इसका सही आंसर मैं भी बता देता हूं आपको सीधा, इसका सही आंसर होगा सामान्य से कम हो जाता है। तापमान क्या हो जाता है? सामान्य से जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है। और ये मुख्य रूप से किसमें देखने को मिलता है अपने को? गाय के अंदर। गाय के अंदर जब फीवर होता है तो उसको मिल्क फीवर बोला जाता है। और ये सामान्य से कम, इसमें क्या हो जाता है? सामान्य से कम हो जाता है तापमान, गाय के शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाय के शरीर का तापमान कब कितना होता है? लगभग मनुष्य के जो शरीर का तापमान होता है उसके आसपास ही गाय के शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ऊंट में 4 स्थायी कृत्रिम दांत हो तो ऊंट की उम्र होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। 4 स्थायी कृत्रिम, काटने वाले दांत, कृत्रिम दांत हो, स्थायी हो, 4 के 4 क्या हो? स्थायी हो, तो उसकी ऊंट की उम्र क्या होगी? 4 + 2 कितना हो जाएगी? 6 वर्ष। कितनी हो जाएगी उसकी उम्र? 6 वर्ष। तो ये आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, जिस भी पशु की आपकी उम्र पूछी जाए तो पशु के जितने दांत हैं प्लस उसमें 2 जोड़ना है आपको और सीधा उसकी उम्र लिख देना है, तो 6 वर्ष हो जाएगी। उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? उस ऊंट की उम्र 6 वर्ष हो जाएगी। ये आपको याद रख लेना, ये सूत्र याद रखना है। पशुओं की मैं सूत्र लिख देता हूं, पशु के दांतों की संख्या, पशु के कृत्रिम दांतों की संख्या, ये भी याद रख सकते हैं, कृत्रिम दांतों की संख्या +2, प्लस आपको 2 जोड़ना है। पशु के कृत्रिम दांतों की संख्या +2 बराबर क्या हो जाएगी? पशु की उम्र। पशु की उम्र का आपको ज्ञान हो सकता है, तो 6 वर्ष इसकी उम्र हो जाएगी। और ये वैज्ञानिक तरीका माना गया, ये भी आपको याद रखना है कि दांतों की संख्याओं के आधार पर यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि पशु की उम्र ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक तरीका या फिर वैज्ञानिकों द्वारा मान्य तरीका कौन सा है? तो दांतों की संख्याओं के आधार पर उम्र निकालना वैज्ञानिक तरीका है। बाकी और भी तरीके हैं, जैसे उसके खुरों को देख करके, उसके उम्र की मतलब उसकी अवस्था, उसके शरीर की अवस्था को देख करके, उसमें जो सींग पाए जाते हैं, पशुओं के सींग, कुछ पशुओं के जैसे सींग भी होते हैं, ऊंट में तो सींग नहीं है, लेकिन भैंस वगैरह, गाय वगैरह, तो उनमें जो छल्ले बनते हैं, ऊंट छल्लों की संख्याओं को देख करके इन सबसे भी उम्र निकाल सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तरीका कौन सा माना गया है? तो दांतों से, दांत को देख करके, दांतों की संख्याओं में 2 जोड़ करके जो उम्र निकाली जाती है वो उसका वैज्ञानिक तरीका माना गया। इसका आंसर होगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कुकुट रोग को न्यूकैसल्स डिजीज के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। न्यूकैसल डिजीज के नाम से कौन से रोग को जाना जाता है? रानीखेत, आईबीडी, कॉक्सीडायोसिस या फाउल पॉक्स? इसका सही आंसर होगा कुकुट रोग। सबसे पहले कुकुट मतलब मुर्गियों में होने वाला रोग है। ज्यादातर बच्चों को यह भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि कुकुट किसको बोला जाता है। कुकुट पालन, मुर्गी पालन को बोला जाता है। तो मुर्गियों में होने वाला रोग कौन सा है? न्यूकैसल डिजीज, इसको बोला जाता है रानीखेत रोग। ज्यादातर बच्चों को यह पता होगा रानीखेत रोग किस में होता है, किसमें होता है? कुकुट में होता है, ये सभी जानते होंगे, लेकिन इसको न्यूकैसल डिजीज कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानीखेत रोग के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन। तो न्यूकैसल डिजीज जिसको रानीखेत रोग बोला जाता है, यह किससे होता है? अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा, यह रोग वायरस से होता है। उस वायरस का नाम आप याद रख सकते हैं, पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस टाइप 1 T1, पैरामिक्सोवायरस टाइप 1 इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रानीखेत रोग या फिर न्यूकैसल डिजीज पैरामिक्सोवायरस से होता है, T1 जिसको प्रदर्शित करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो पक्षी होता है, जो मुर्गी होती है, उसके पैर व पंखों में लकवा मार जाता है और साथ साथ में पीले व हरे रंग के बदबूदार दस्त लगते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं वो कौन सा रोग है? रानीखेत रोग है। और यह मुर्गियों में होने वाली सबसे भयंकर बीमारियों में से है। इसमें ये बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में फैलने वाली बीमारी है और सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बीमारी भी यही है। और साथ साथ में ये भी याद रखना कि यह कम तापमान पर सक्रिय होता है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यह वायरस सक्रिय होता है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, 37 डिग्री तापमान के आसपास ये तुरंत मर जाता है। ये तापमान बढ़ने पर यह जो वायरस है वो मर जाता है और तापमान घटने पर यह वायरस बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। और इसकी रोकथाम के लिए उचित साफ सफाई देखभाल रखनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और एक इसकी वैक्सीन भी लगती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। R2B वैक्सीन लगती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रास टिटेनी रोग का कारक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ये सारे के सारे रोग बार बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, वही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। ग्रास टिटेनी रोग का कारक है मैग्नीशियम की कमी, शक्कर की कमी, कैल्शियम की कमी या क्रूड रेशे की कमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम की कमी।
मैग्नीशियम मतलब Mg, मैग्नीशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? Mg से प्रदर्शित करते हैं। मैग्नीशियम की कमी से ग्रास टिटेनी नामक रोग होता है। तो आपको साइन भी याद होना चाहिए, मैग्नीशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? Mg से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूंगफली की खली पशु हेतु किसका उत्तम स्रोत है? मूंगफली से जो खली बनाई जाती है, जो खल बनाई जाती है, खल बोला जाता है, मारवाड़ी भाषा में उसको खल बोला जाता है। तो जो खली बनाई जाती है उससे पशु को क्या प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? खनिज मिलता है, उसको विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है या वसा मिलती है? तो इसका सही होगा प्रोटीन। प्रोटीन का रिच सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? मूंगफली की खली। मूंगफली से प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है पशुओं को, ये आपको याद रखना है। और गरीब का बादाम भी किसे कहा जाता है? राजस्थान जीके में भी ये पूछा जाता है, गरीब का बादाम मूंगफली को ही कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भैंस में औसत गर्भावस्था समय होती है, होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। भैंस की और गाय की आपको दोनों को याद रखनी है अच्छे से। तो भैंस की औसत गर्भावस्था समय कितनी होती है? 270 दिन, 310 दिन, 410 दिन या 330 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 310 दिन, लगभग 310, 307 से लेकर के 310 दिन आपको ये इस बीच में, इस रेंज के अंदर मिलेगा। 307 से लेकर के 310 दिन के आसपास में भैंस की औसत गर्भावस्था होती है, आपको अच्छे से याद रखनी है। तो 310 दिन के हिसाब से अगर आप महीने में देखेंगे तो एक महीने में 30 दिन के हिसाब से भी अगर मान के चले 30 से 31 दिन, तो लगभग 9 महीने और 10 से 1 दिन के आसपास अपने 10 महीने के आसपास में बैठ रहे हैं। 300 से सीधा सीधा 10 महीने बैठ रहे हैं। तो 10 महीने और 10 दिन के आसपास में इसकी गर्भावधि का समय अपने पास में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध है, ये भी स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे। ऑस्टियोपोरोसिस रोग का संबंध है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके क्लास में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये भी आप बताइएगा। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किसका रोग का संबंध किससे? कैल्शियम से, फॉस्फोरस से, मैग्नीशियम से या सल्फर से? सबसे पहले समझिएगा ऑस्टियोपोरोसिस रोग क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है हड्डी भंगुरता, मतलब हड्डियां जब टूटने लग जाती है, चूरा बनके टूटने लग जाती है, या फिर बहुत कमजोर हो जाती है, हल्के सा गिरने पर, हल्की सी चोट लगने पर वह टूट जाती है, उस रोग को बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। यह फास्फोरस की कमी से होता है। ये किसकी वजह से होता है? फास्फोरस, जिसको पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से, फास्फोरस के संबंधित होता है। किससे संबंध होता है? फास्फोरस से, और फास्फोरस की कमी से होता है ये रोग, ये याद रखिएगा। पी मतलब फास्फोरस की कमी से होने वाला रोग है ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका सही होगा फास्फोरस से संबंधित, किससे? ये फास्फोरस से। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को जितना ज्यादा उसके दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर के और आ सके। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।